की 5 बड़ी खबरों का हो गया है। रुक कर लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन के पहले एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल एक कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा पास किया गया, जिस योजना का नाम लोक माता अहिल्याबाई यात्रा का नाम दिया गया। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष या फिर उसके ऊपर की तमाम महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में परिवहन निगम की जो बस की सेवा होती है उसको मुफ्त कर दिया गया है। यानी कोई भी महिला कहीं पर भी अब बिना किराए के आ जा सकती है। इसमें लगभग 22 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्चा आएगा, जिसको योगी सरकार वहन करने का काम करेगी। उसी के साथ साथ इस योजना के माध्यम से लगभग 88,000 से जो ज़्यादा महिलाएं हैं वो लाभान्वित होंगी। इसको लेकर आज एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम महिलाएं पहुंची थी और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कई महिलाओं ने तो ये तक कहा कि हमारे पास पैसों की तंगी के चलते हम दर्शन करने नहीं जा पाते थे, हम कहीं पर लोगों से मिलने नहीं जा पाते थे, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से हम लोग कहीं पर भी मुफ्त में जा सकेंगे। और उसी के साथ साथ योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए और उनकी यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए निगम एक स्मार्ट कार्ड जो है वो जारी करेगा, जिस कार्ड को दिखाने पर उनसे किसी भी तरीके का किराया नहीं वसूला जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सहित कई सांसद और महिला जो विधायक हैं वो मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर के आज एक बड़ा ऐलान भी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना जो है लाया जाएगा, जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनको सम्मान देने का काम किया जाएगा। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको सालाना 40,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जो है वो चलाई जाएगी। साथ ही स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से योगी सरकार जो है वो 60+ महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा लेकर के आई है, तो अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो सभी महिलाओं और बहनों के लिए फ्री बस सेवा कर दी जाएगी। यानी एक बड़ा ऐलान जो है अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो पीडीए है, पीडीए जो उनका लगातार जो सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है, वो पीडीए अब 2027 में काम करने वाला है और उनका मकसद होगा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत जो हमारी आधी आबादी यानी जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दिया जाए, उनको हर मौके पे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लिहाजा महिलाओं को लेकर के अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए और साफ कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होगा और महिलाओं के लिए जो योजनाएं सपा सरकार में पहले चलाई जा रही थी, जिनको योगी सरकार ने बंद कर दिया, उन सभी योजनाओं को फिर से चालू किया जाएगा। चाहे वो समाजवादी पेंशन योजना हो, इसके अलावा समाजवादी जो आवास योजना है उसको फिर से जो है बहाल किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने आज कई बड़े ऐलान किए और साफ तौर पे फोकस यही है कि 2027 में कैसे जो महिलाएं हैं उनका जो वोट है वो कैसे समाजवादी पार्टी में जो है वो जो है डाइवर्ट किया जाए। तो लिहाजा पूरी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चाहे सपा की हम बात करें या भाजपा की बात करें, सभी का पूरा फोकस जो है वो महिला वोटर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरक्षण की बात जो है वो योगी सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। तो वही आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि आखिर जो आरक्षण है वो 2027 के चुनाव से पहले सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है। देश में इन दिनों त्योहारों का सीजन है और यह सीजन मिलावटखोरों के लिए बड़ा मुफीद है। यूपी में दूध, पनीर और मावे को लेकर इन दिनों मिलावटखोरों ने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। प्रदेश के फूड सेफ्टी विभाग ने इन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है।
फूड सेफ्टी विभाग ने बीते 10 दिनों में कई जिलों में बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इन कार्रवाइयों में बड़ी मात्रा में दूध, पनीर, मावा, मिठाई और अन्य तरह के खाद्य सामग्री जब्त करके नष्ट कराए गए हैं, जबकि कई मामलों में सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और एफआईआर तक दर्ज हुई है। मुजफ्फरनगर में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ और यहाँ करीब 14,500 लीटर दूध और मिल्क पाउडर का घोल बरामद हुआ है। इस सामान को नष्ट कराकर फैक्ट्री बंद कराई गई और संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। मुजफ्फरनगर में कई और जगह भी कार्रवाइयां की गई हैं। लखनऊ में नकली मावा और पनीर से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई, जिनमें करीब 14 लाख रुपए का सामान था। एक मिठाई की दुकान से करीब 1700 किलो मिठाई और करीब 700 किलो कच्चा माल बरामद हुआ। हापुड़ में करीब 700 किलो मावा और करीब 1000 किलो संदिग्ध क्रीम बरामद हुई। वहीं गाजियाबाद में करीब 10 कुंटल छेना, जो रसगुल्ला भी कहा जाता है, उसको नष्ट कराया गया और उस फैक्ट्री का लाइसेंस भी रद्द कराया गया है। गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 7 कुंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा गया। पनीर, खोआ, घेवर और रसगुल्ले के नमूने लिए गए। जांच में कुछ नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे और करीब 1 कुंटल रसगुल्ले नष्ट भी कराए गए। अलीगढ़ में करीब 1 कुंटल से अधिक नकली मावा और पनीर पकड़ा गया। बुलंदशहर में हजारों लीटर नकली दूध के साथ करीब 2 कुंटल पनीर और 50 किलो नकली घी बरामद करके उसे नष्ट कराया गया। बागपत में करीब 4 कुंटल संदिग्ध मावा नष्ट कराया गया और पनीर के सैंपल लिए गए हैं। बरेली में करीब 5 कुंटल मिठाई और 3 कुंटल से ज्यादा खराब पनीर नष्ट कराया गया है। मथुरा में करीब 1200 किलोग्राम संदिग्ध पनीर जब्त करके उसको नष्ट कराया गया। संत कबीर नगर में 2 कुंटल खराब छेना नष्ट कराया गया और कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। वाराणसी में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर 24 और 25 अगस्त को 17 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 11 सैंपल लेकर भेजे गए। बस्ती में करीब 9 कुंटल संदिग्ध खोआ नष्ट कराया गया और 8 कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए। कासगंज में करीब 4 कुंटल पनीर नष्ट कराया गया और डेयरी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जो सैकड़ों सैंपल अभी फूड सेफ्टी विभाग ने लैब को भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और ये कहना है फूड सेफ्टी विभाग का कि जब रिपोर्ट आएगी तो इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के कहर की वजह से तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पूर्वांचल की अगर बात कर ले तो पूर्वांचल में न सिर्फ गंगा बल्कि गंगा की सहायक नदियां भी अपने उफान पर हैं। प्रयागराज की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, इसके अलावा गाजीपुर की बात कर लें, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में तटवर्ती क्षेत्र में लोग रहते हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा है उससे कहीं न कहीं तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं प्रयागराज की अगर बात कर लें तो प्रयागराज में दोनों नदियां गंगा और यमुना अपने उफान पर हैं। आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ चुकी है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो बाढ़ राहत शिविर है उसे एक्टिव कर दिया गया है। तमाम जो लोग हैं जो घरों से पलायन कर चुके हैं पानी बढ़ने की वजह से, वो वहां पर रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं वहां पर दी जा रही है। इसके साथ ही गंगा हो, यमुना हो या फिर गंगा की जो सहायक नदियां हैं, तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लगातार जो एनडीआरएफ है, इसके अलावा जल पुलिस है, पुलिस की जो गश्त है उसे भी बढ़ा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार गश्त करते हुए दिखाई दे रही है। लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि गहरे पानी में न जाएं। इसके अलावा नावों पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा है उससे कहीं न कहीं जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है, तो बाढ़ का खतरा जो है लगातार मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा वाराणसी की अगर हम बात कर ले तो वाराणसी में भी पिछले दिनों गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। फिलहाल अभी जो जलस्तर है वो स्थिर है, लेकिन इसके बावजूद जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि जो घाट के आपसी संपर्क हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो दैनिक कामकाज है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। शवों को जो है छतों पे जलाया जा रहा है, इसके अलावा गलियों में जलाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो बाढ़ का कहर है उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात है कि गंगा का जलस्तर कब तक कम होता है और कब तक जो है लोगों को बाढ़ से राहत मिलती है।
नेपाल में आज सुबह 9 बजे करीब भुटकोशी नदी अचानक उफान पे आ गई थी, जिसके बाद जो है तिब्बत से आने वाले सैलाब ने जो है सीमा के पास गांवों को जो है तहस नहस कर दिया है। गांव के गांव बह गए हैं, वहीं पुल जो है वो जो है टूट गए हैं। रोड की बात करें तो रोड कट चुके हैं, बाजार पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। वहाँ की जो आबादी की बात करूँ तो 50,000 करीब जो है वहाँ की आबादी बताई जा रही है। और इसके बाद जो है चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है वहाँ के प्रशासन को आदेश जारी करा है, वहाँ के लोगों को जो है रेस्क्यू करने ढूंढने के लिए जो है आदेश जारी करा है। इसके बाद जो है भारत में भी जो तबाही आई है, जो नेपाल में तबाही है, उसके बाद जो है अलर्ट जारी करा है। गंडक नदी जो बिहार में आती है वो भी उफान पे आ चुकी है, तो बिहार में भी जो है अब जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से नेपाल में जो तबाही आई है उसको देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया है। जो नेपाल की तबाही है वो अब भारत को भी जो है अब अलर्ट करते हुए नज़र आ रही है। ये जो तूफान आया है इसका बताया जा रहा है ये बारिश के कारण नहीं आया है। जो भुटकोशी नदी है वो ऊपरी हिस्से में आती है और ग्लेशियर फटने के कारण जो है मौसम विभाग का कहना है ग्लेशियर फटने के कारण जो है ये तबाही आई है। करीब 24 घंटे से जो है वहाँ पे बारिश हो रही है, पर बारिश जो है 7 मिलीमीटर की जो बताई जा रही है, पर ग्लेशियर फटने के कारण जो सैलाब आया है वो उस कारण आया गया है। इससे पहले भी जो है पिछले साल जो है इसी तरीके का सैलाब आया था जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी।